चलिए तो लाइव आ चुके हैं हम। आ जाइए सारे बच्चे, जहाँ पे अभी हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं आईसी इंजन को। ये आपका हो जाएगा आईसी इंजन का सेकंड लेक्चर। तो सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। जहाँ पे अभी हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं आईसी इंजन को। ये आपका हो जाएगा आईसी इंजन का सेकंड लेक्चर। तो सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। क्लियर तो ठीक लग रहा मुझे आवाज़ वगैरह। चलो कोई बच्चा अगर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? या फिर सभी बच्चे सो गए हैं, ये भी स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आप लोग से डिस्कस करा था आईसी इंजन, ठीक है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आप लोग को याद होगा कि क्या होता है इंजन। फिर मैंने बताया हीट इंजन, फिर हीट इंजन का टाइप्स देखें, सभी टाइप्स के बारे में बात की ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन, ठीक है? फिर हम लोग याद स्टार्ट किए थे एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में पढ़ना। एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल में मैंने आप लोग को 3 साइकिल के बारे में मैंने बताया। पहला मैंने बताया कार्नोट साइकिल के बारे में, फिर उसी का यूज करके हम लोग बनाए थे कौन सा साइकिल, फिर मैंने आपको बताया स्टर्लिंग साइकिल के बारे में। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया एरिक्सन साइकिल के बारे में। ऑडियो क्लियर? चलो नेगी, चलिए आ चुके हैं स्टूडेंट। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करा जाए देन, ठीक है? तो ये तीनों साइकिल हम लोग देखे थे और तीनों का तीनों क्या था, मेरा एयर स्टैंडर्ड साइकिल था। नाउ नाउ आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटो साइकिल के बारे में। यानी आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ऑटो साइकिल एंड हम लोग समझेंगे डीजल साइकिल। ऑटो एंड डीजल विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आईसी इंजन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर साइकिल का बात करूँगा आईसी इंजन में तो वो ऑटो एंड डीजल ही साइकिल है। फिर इसका यूज करके हम लोग देखेंगे डुअल के बारे में भी, जो आज के क्लास में नहीं, ये मैं आपको फिर कल बताऊंगा। अभी इतना काफ़ी है। इतना अगर आप दिमाग में आपका सेट हो गया ना तो समझ लो ऑटोमेटिकली 80% आपके 80 नहीं 90% आईसी इंजन का आपको आ गया। बिकॉज बाकी चीज़ें जो है इसी से कनेक्टेड रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे ऑटो डीजल, वाई बिकॉज ये प्रैक्टिकली यूज़ किया जाने वाला सबसे फेमस साइकिल है जो आज के टाइम तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अभी इससे बेटर कोई अभी तक साइकिल नहीं निकला आईसी इंजन में जिसका यूज प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा तौर पे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, ऑटो साइकिल। अच्छा, इससे पहले तक हम लोग देखे थे, इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। बस 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए। तो आप लोग को याद होगा, अगर मैं बात करता हूँ कार्नोट साइकिल में, तो चाहे मैं कार्नोट का बात करता हूँ उसमें भी हम लोग जो हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन देखे थे वो आइसोथर्मल में देखे थे। और हम लोग दूसरा प्रोसेस लिए थे, 2 लिए थे एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक लिए थे, ठीक है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक लिए थे, एक कंप्रेशन लिए थे और एक आपका एक्सपेंशन लिए थे जिसको आइसेंट्रोपिक भी कहा जाता था। इसके बाद हम लोग बनाए थे जो स्टर्लिंग साइकिल। क्यों बनाते हैं स्टर्लिंग साइकिल? मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका पीएम यानी कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉफ्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर कम होता है। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ किए थे स्टर्लिंग साइकिल। इसमें चेंज क्या किए थे? चेंज किए थे हम लोग क्या, 2 आपका जो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस था उसके जगह पे हम लोग 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लाके, इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि मेरा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो हाई हो गया, लेकिन अभी भी जो एफिशिएंसी है वो हमको कैसा मिलता था? आपके मिलता था कार्नोट के जैसा ही, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपके डिपेंड करता था, ठीक है? यानी सेम एज कार्नोट एफिशिएंसी। इसके बाद हम लोग क्या देखें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम लोग क्या किए? इरेक्शन साइकिल का यूज़ किए। इरेक्शन साइकिल में क्या किए? फिर से जो कांस्टेंट वॉल्यूम था, 2 प्रोसेस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम लिए थे। अब हम लोग क्या 2 कांस्टेंट प्रेशर ले लिए, है ना? अब क्या ले लिए? 2 कांस्टेंट आपका प्रेशर ले लिए। 2 कांस्टेंट प्रेशर लेने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेशर का, तो प्रेशर को यहाँ पे एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें आपको कम जो है प्रेशर रेशियो देखने को मिलता है, लेस आपका प्रेशर रेशियो देखने को मिलता है। इसमें अगर बात करेंगे तो प्रेशर रेशियो इसमें मुझे ज़्यादा होता, क्योंकि P1 से लेकर 3 तक जाता था, यहाँ तक जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका प्रेशर रेशियो घट गया, ठीक है? ये एडवांटेज था। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, लेकिन अभी तक हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में ही, यानी कि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो करते थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर में ही करते थे, आइसोथर्मल में ही करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइसोथर्मल के केस को हटाएंगे। अब हम लोग आइसोथर्मल के जगह में कुछ दूसरा लेंगे, मतलब अब जो एफिशिएंसी मिलेगा वो कार्नोट जैसा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला भी साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ऑटो साइकिल के बारे में। और ऑटो साइकिल ऐसा साइकिल है जो कि प्रैक्टिकली साइकिल है, यानी कि पेट्रोल ये, और हाँ, इसमें जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेट्रोल साइकिल भी कहा जाता है। तो पेट्रोल साइकिल भी इसको कहते हैं। और पेट्रोल साइकिल प्रैक्टिकली अप्लीकेबल इन पेट्रोल इंजन,
जो खोज किया था, जो भी इसके पीछे जिसका योगदान है, उसके नाम पे रखा गया पेट्रोल यानी ऑटो रखा गया। सिमिलरली डीजल जो रखा गया वो किसी आदमी का नाम है, ठीक है, जिसमें रिसर्च किया, जिसमें खोज किया, उसी के नाम पे रख दिया गया है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑटो साइकिल पेट्रोल में काम करता है और आपका डीजल साइकिल डीजल में ही काम करता है। चलो अब देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। सर जी अगर हम लोग आइसोथर्मल में हीट एडिशन हीट रिजेक्शन नहीं करते हैं तो करेंगे किसमें, क्योंकि मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ये इंटरनल कंबशन इंजन में कि हम हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किस में करते हैं। तो अगर मैं बात करता ऑटो साइकिल, तो यहाँ पे हीट एडिशन हीट रिजेक्शन करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बताओ तो इससे पहले कब यूज किया गया था? इससे पहले आपका यूज किया गया था आपके स्टर्लिन साइकिल पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लेकिन आइसोथर्मल में हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कर रहे थे और आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे बस प्रेशर बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया, आइसोथर्मल को हटा के और यहाँ पे क्या करके इसी में कॉन्स्टेंट आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कराया गया। और बाकी दो प्रोसेस क्या लिया गया, आइसेंट्रोपिक लिया गया। आइसेंट्रोपिक एंट्रोपिक कांस्टेंट वाला केस लिया गया, आइसेंट्रोपिक लिया गया। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो दो हो गया मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दो हो गया मेरा कांस्टेंट मतलब दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। याद आपको रखना दिस मच, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला जाए कि बताइए ऑटो साइकिल, क्योंकि ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्यों भाई साहब इसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको अगर बोल दे वाई ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो यू शुड हैव टू आंसर दिस दैट because heat addition and heat rejection will be during the constant volume process, that's why it's called constant volume cycle। या घुमा के बोल दे कि बताइए ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज constant volume cycle, constant temperature cycle, constant दिस दैट कुछ भी, तो यू शुड आंसर constant volume cycle। अब चलो साइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से साइकिल ये मेरा बनता है। क्लियर? तो आप समझ गए चार प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे, दो लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और दो लेते हैं मेरा आइसेंट्रोपिक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 से 2 हम लोग ले लेते हैं क्या, जब आइसेंट्रोपिक है ना, तो एक बार हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे, एक बार हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेंगे। और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन करेंगे और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन करेंगे। आप कहीं से भी साइकिल को स्टार्ट करो क्योंकि मिलके एक जगह पे आ ही जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट क्या करा है, स्टार्ट करा सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन से। तो देखो 1 से 2 तक जा रहा है मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है मेरा क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है तो अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में, आइसेंट्रोपिक मतलब क्या, एंट्रोपिक कांस्टेंट, तो ये रहा मेरा टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम देख सकते हो 1 से 2 मेरा क्या, एंट्रोपिक कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको एंट्रोपी कांस्टेंट नजर आएगा। एंट्रोपी क्या होगा, एस फॉर एंट्रोपी कांस्टेंट आपको नजर यहाँ पे आ रहा है। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, कंप्रेस किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है। एंड अगर बात करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीज यहाँ पे किया गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या लिया गया, सेकंड, अच्छा और एक चीज यहाँ पे मैं और एक चीज इंक्लूडिंग इसी से बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम देखो और एक चीज है कि यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम भी बहुत ही घट गया। यहाँ देखो आपका V1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जा रहा है आपका V2 तक जा रहा है, क्योंकि V3 है ही नहीं, V3 यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि V3 अगर आप ध्यान दोगे V2 इक्वल टू V3 है, V2 इक्वल टू V3 है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर रहता तो ये साइकिल मेरा क्या जाता, कुछ इस तरह करके मेरा ऐसे कांस्टेंट आपका क्या हो जाता, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता, तो ये और ऊपर जाता इस तरह करके। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे एक चीज क्या होगा कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो गया है, तो इसीलिए यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये जो V1 है, V1 डिवाइड बाई V2 अगर करेंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो ये हो जाता है कंप्रेशन रेशियो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ ना ऑटो से पहले, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका वॉल्यूम है और फिर ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे गया है, यानी कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कंप्रेशन रेशियो था ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया, ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रोसेस, आप समझ गए। पहला प्रोसेस को अगर मैं टीएस डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ और आपके पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, 2 से 3 अगर देखेंगे तो 2 से 3 मेरा क्या जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हीट एडिशन कर रहे हैं। जैसे हीट एडिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा प्रेशर जो होगा वो मेरा इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, हीट एडिशन यहाँ पे किया जा रहा है। हीट एडिशन करेंगे तो इसलिए प्रेशर इसका क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट इंक्रीज कर रहा है, हीट एडिशन किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है।
फिर अगर देखो यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को ड्रॉ करता हूँ क्या टीएस डायग्राम 2 से 3, तो क्या कांस्टेंट वॉल्यूम तो एक मेरा आ जाएगा क्या कर्व जैसा लाइन आएगा, यहाँ पे आपका हीट को एडिशन किया जा रहा है। फिर 3 से 4 फिर से आइसेंट्रोपिक होगा, आइसेंट्रोपिक इस बार एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन यहाँ पे वर्क आउटपुट मुझे मिलेगा, यहाँ भी वर्क डन किया जा रहा है ऑन द सिस्टम, नेगेटिव वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मुझे वर्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आपका वर्क मिल रहा है क्योंकि आपका क्या है? कंप्रेशन है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपिक कांस्टेंट, इस चीज को अगर मैं टीएस डायग्राम में तो कांस्टेंट आपको एंट्रोपी आ जाएगा। और चूंकि मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। आइसेंट्रोपिक है एंट्रोपिक कांस्टेंट, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, तो टीएस डायग्राम में नीचे एरो की ओर आएगा। ठीक है, और लास्टली ये मिल जाएगा 4 से 1, यानी कि फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट को रिजेक्ट करेगा। जैसे हीट को रिजेक्ट करेगा इसका प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं 4 से 1 तक दिखाऊँ तो इस तरह का आएगा, हीट रिजेक्शन करेगा। तो ये चारों प्रोसेस आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे, जिससे इससे पहले जितने हम लोग देखे थे प्रोसेस, सब में टेम्परेचर सेम था, इसीलिए आपका एफिशिएंसी क्या हो जाता, किस पे डिपेंड करता था? कार्नोट जैसा सब हो जाता था, 1 माइनस टी मिनिमम और टी मैक्सिमम हो जाता था। लेकिन अब देखो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टी मिनिमम अगर आप देखोगे तो टी मिनिमम टेम्परेचर कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये हो जाएगा आपका टी मिनिमम टेम्परेचर। और अगर टी मैक्सिमम टेम्परेचर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है टी मैक्सिमम, और ये कहीं नहीं मैच कर रहा है आपके अलग टेम्परेचर के साथ। कि देखो अगर T2 टेम्परेचर तो T2 टेम्परेचर कहीं यहाँ आएगा, और T4 टेम्परेचर तो T4 टेम्परेचर कहीं यहाँ आएगा, यानी T1 T4 T3 T4 सब जो है वो अलग अलग है। यानी कि मेरा जो पूरा का पूरा एफिशिएंसी है टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड नहीं करेगा, अलग अलग यहाँ चारों का आ रहा है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इन्हें आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में बीच में और भी टेम्परेचर इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ रहा है, राइट। तो ये चीज मेरा हो गया। चलिए अब यहाँ पे इतना चारों प्रोसेस समझ गए, टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम आप समझ गए। इतना जानने के बाद दो चीजें और जान लो, यहाँ पे दो चीजें और जान लो। क्या? एक मेरा कंप्रेशन रेशियो और एक मेरा एक्सपेंशन रेशियो। क्योंकि कंप्रेशन यहाँ पे कितना किया जा रहा है, कितना कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस मतलब देखो 1 से लेकर 2 तक कंप्रेस किया जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक। क्योंकि याद रखना वॉल्यूम पे कोई कंप्रेशन कंप्रेशन हो रहा है, ये हीट एडिशन हो रहा है। इस बार हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन रिजेक्शन कर रहे हैं। तो कंप्रेशन सिर्फ हो रहा है आपके यहाँ पे आइसेंट्रोपिक 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। किसको? ये जो मेरा V1 है और यहाँ पे V2 तक जा रहा है, V1 से लेकर V2, तो V1 डिवाइड बाई V2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंशन रेशियो का, तो आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन एक्सपेंड कितना कर रहा है, तो आप ध्यान दोगे कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। यानी कुल मिला के जो यहाँ पे आपका V3 आएगा और यहाँ पे जो V4 आएगा, जो यहाँ तक नीचे तक आएगा, वो तो बराबर है आपके V1 के। तो V1 इक्वल टू V4 हो जाएगा और V2 इक्वल टू V3 हो जाएगा। यानी कि जो V3 और V4 के बीच में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन कर रहा है। यानी कि एक्सपेंशन का भी अगर रेशियो निकालेंगे तो वही हो गया V4 माइनस V3। तो कुल मिला के V4 माइनस V3 और आपके V1 बाई V2 ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि आप देखो ना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सपेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है और कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो दोनों का लाइन देखो, दोनों एकदम आपका सेम हो रहा है, सेम आपका डिस्टेंस हो रहा है, सेम हो रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? तो यहां से आपको क्या समझ आया? यहां से आपको यह समझ आया कि यहां पे पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक कंप्रेशन एज वेल एज और ये एक्सपेंशन भी सेम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन भी सेम हो रहा है। तो एक्सपेंशन रेशियो को लिखते हैं हम लोग क्या? कंप्रेशन रेशियो को लिखते हैं आर से। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग भर भर के अभी यूज करने वाले हैं। आर, इसको बोला जाता है कंप्रेशन रेशियो। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 बाई V2। एंड अगर बात करेंगे एक्सपेंशन रेशियो तो R4 हो जाता है रेशियो, ठीक है, और E दिखाता है एक्सपेंशन को। तो एक्सपेंशन रेशियो को RE से दिखाते हैं, जो V4 बाई V3 होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि V1 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V3, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन जितना हो रहा है उतना कंप्रेशन हो रहा है। यानी ये बोल सकते हैं कि R इक्वल टू RE बोला जा सकता है, दोनों आपस में सेम होता है। तो चाहे कंप्रेशन रेशियो रहे या एक्सपेंशन रेशियो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी कि V1 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V3, यानी कि R इक्वल टू RE, बिकॉज V2 इक्वल टू V3 और V1 इक्वल टू V4। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इतना सभी चीज़ें समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही चीज़, भाई हीट एडिशन ही है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे हीट रिजेक्शन। जैसे हम लोग इससे पहले भी तीनों साइकिल में हीट एडिशन हीट रिजेक्शन को कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे हम लोग उसको पहले हीट एडिशन फिर एफिशिएंसी देखेंगे। तो पहले देखते हैं हीट एडिशन कहाँ हो रहा है। तो यू नो दैट यहाँ पे हीट एडिशन का बात करेंगे तो ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है,
ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन भी हो रहा है, हीट एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर बात करें टीएस डायग्राम में तो हीट एडिशन ये रहा मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्शन किया जा रहा है। तो ये दोनों को चलिए निकालते हैं। तो लेकिन इससे पहले आपको फिर से क्या भाई यहाँ पे Q इक्वल टू लेंगे क्या, Q इक्वल टू लेंगे क्या? तो एक चीज बताओ, इससे पहले जो भी प्रोसेस था आइसोथर्मल फट से हम लोग कर देते थे, ठीक है, हम लोग कर देते थे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आप क्या करोगे, तो अब जो हम लोग ले रहे हैं आइसोथर्मल में हीट एडिशन कर नहीं रहे हैं। आइसोथर्मल में हीट एडिशन क्या करते थे, तो डेल क्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो आपका क्या हो जाता था, अगर बात करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट होता आइसोथर्मल तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाता था, ये खत्म हो जाता था, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू हो जाता था डेल डब्ल्यू, इजंट इट। और हमको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट लेते थे u, तो हम लोग लेके चलते थे प्रोसेस उस तरह से। तो सेम चीज यहाँ पे भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, आगे देखेंगे। तो मुझे पता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, लेकिन इस बार हीट एडिशन किस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यू नो दैट जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेते थे तो वर्क डन हम लोग का जीरो आता था, क्या आप लोग को याद है? अगर वर्क डन का बात करते हो क्लोज सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए क्या था, वर्क डन इक्वल टू पी डी वी। तो यहाँ पे डी जो है ये तो चेंज इन वॉल्यूम है ही नहीं कि कांस्टेंट है, तो ये जीरो, तो जैसे जीरो हो जाता है यानी कि वर्क डन इक्वल टू पी इंटू जीरो, यानी कि वर्क डन पूरा पूरा जीरो हो जाता था। वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। और जैसे मेरा वर्क डन जीरो हो गया तो बचा ओनली क्या, डी यू, यानी कि जितना हीट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। और आपको ये भी पता है कि U इक्वल टू एम सी वी डी टी लिखते हैं, क्या ये भी चीज याद है, यू भी 6 छक्का वाला याद करो, यू से लेकर V, ठीक है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, सीबी क्यों ले रहे हैं, सीपी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, इसलिए सीवी ले रहे हैं, सीपी नहीं ले रहे हैं। तो और आपको ये भी पता कि डी यू इक्वल टू एम सी बी डी टी लेते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया कि यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हीट एडिशन रहे या हीट रिजेक्शन रहे, हम लोग एम सी बी डी टी लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लोग एम आर एल एन वी टू माइनस वी वन लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर में आता था मेरा वर्क डन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा कांस्टेंट वॉल्यूम का, आइसोथर्मल का नहीं, यहाँ पे बात हो रहा किसका, आपके आइसोकोरिक का बात हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हीट एडिशन, और हीट एडिशन एमसीवी, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा, तो देख लेते हैं कहाँ पे मेरा हीट एडिशन हो रहा, 2 से लेकर 3 तक। हाइयर टेम्परेचर मेरा क्या T3 है, लोअर टेम्परेचर क्या है T2 है, तो T3/T2 मैंने आपको पहले बताया था कि लोअर माइनस हायर लेंगे तो T3/T2, तो डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो T2 माइनस T3 ले लिए, T3 माइनस T2 ले लिए, क्या ले लिए, T3 माइनस T2 लिए। सिमिलरली आउट के लिए बात करें, रिजेक्शन कहाँ तक हो रहा है, देखो रिजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्या है, T4 है, तो T4 माइनस T1। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ, होना चाहिए था इनिशियल माइनस फाइनल, स्टार्ट हो रहा 2 से जा रहा 3 तक, तो यहाँ पे हमको लेना चाहिए था T3 माइनस T2, जो कि बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। लेकिन अगर बात करेंगे ये जा रहा देखो 4 से लेकर 1 तक आ रहा, एरो इधर है 4 से लेकर 1 तक, तो होना क्या चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, होना चाहिए था T1 माइनस T4 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, T1 माइनस T4 होना चाहिए था। लेकिन अगर T1 माइनस T4 करेंगे तो कोई गलती नहीं है, आपका आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू। क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और आप चाहते हो ये भी पॉजिटिव आ रहा तो ये भी पॉजिटिव आई, इसलिए इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस करके ये T4 को आगे ले आते हैं और ये पॉजिटिव बना देते हैं, T4 माइनस T1 कर देते हैं, क्लियर, हायर माइनस लोअर कर देते हैं, ताकि मेरा वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई, कैलकुलेशन मेरा इजी हो, क्लियर माई पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे मेरा क्यू इन क्यू आउट निकल गया, आप क्या है एफिशिएंसी निकाल लो। तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी हम लोग क्या करते हैं, वर्क आउटपुट, जितना वर्क आउटपुट हो रहा डिवाइड बाई हीट इनपुट हम लोग कर देते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वर्क आउटपुट इक्वल टू वही हो जाता है क्यू इन माइनस क्यू आउट, और डिवाइड बाई क्यू इन तो पहले से था, तो क्यू इन विन करके 1 माइनस आ जाएगा क्यू आउटपुट बाई क्यू इन, तो सेम चीज यहाँ पे लिख दिया गया है 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन। तो क्यू आउटपुट आप निकाल चुके हो, ये रहा, और क्यू इन भी निकाल चुके हो, ये रहा, ये दोनों को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया एम सी बी T4 माइनस T1 और एम सी बी T3 माइनस T1, एम सी बी खत्म हो गया, एम सी बी खत्म हो गया, बचा ओनली क्या 1 माइनस T4 माइनस T1 और डिवाइड बाई T3 माइनस T1। अब यहाँ से क्या करो, आप T1 को कॉमन ले लो और T2 को कॉमन ले लो, T1 T2 को कॉमन ले लो, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो मैं लेना चाहूंगा क्या T1 एंड T2, क्या लूंगा यहाँ पे T1 एंड T2 को लूंगा, बस इन दोनों को लूंगा। अब इसके लिए क्या करेंगे देखना, यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से क्या करा है, T1 को कॉमन जैसे ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा T4/T1 और -1 बच जाएगा, और नीचे में मैंने T2 को कॉमन ले लिया है कि मिनिमम टेम्परेचर आप लो, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कॉमन लो, तो आप यहाँ पे जब नीचे में लिए T2 को, देखो आपको फाइनल रिलेशन आपको ध्यान रखना, फाइनल रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए एफिशिएंसी,
लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अभी तक जितना एफिशिएंसी देखे हैं वो कार्नोट का देखे हैं अभी तक आपको मैं बताऊं, और सब वो डिपेंड करता है किसके, सब डिपेंड करता है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी 2 माइनस T1, यानी मिनिमम माइनस मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम है और नीचे वाला आपका मैक्सिमम, ये डिपेंड। लेकिन इस बार आपको आइसोथर्मल में हीट एडिशन हीटराइजेशन नहीं हो रहा है, इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो अब देखो इस बार कैसे निकलेगा वो जानना आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो याद नहीं रह पाएगा, रटना पड़ेगा, रटना होगा तो भूल जाओगे। तो ये चीज अगर समझ जाओगे तो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा। तो देखो अब ये काट क्यों दिया गया, इसके लिए आपको, अभी तक तो हम लोग किसके बारे में बात किए, अभी तक हम लोग सिर्फ 2 प्रोसेस के बारे में बात किए हैं, 2 से लेकर 3 तक और 4 से लेकर 1 तक, मतलब हीट एडिशन हीट रिजेक्शन के बारे में बात किए हैं। ये मतलब हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। लेकिन बाकी जो प्रोसेस है 2 आइसेंट्रोपिक है, इसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। ये आइसेंट्रोपिक एक बार एक्सपेंशन हो रहा है और एक बार आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इन सब में क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वहां से रिलेशन निकालेंगे तब जाके दोनों कटेगा। ठीक है, यानी अब जो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं हम लोग किसका बात करें, ये आइसेंट्रोपिक का, यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर 2 तक बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद 3 से लेकर 4 तक बात करें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का। तो चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक यहां तक लाके छोड़ दो, जो मैंने कॉमन लिया कॉमन लाके यहां तक अभी छोड़ दो। इसके बाद आप आ जाओ इधर, सबसे पहले 1 से 2 के बीच में देख सकते हो, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है। देखो 1 से लेकर 2 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसलिए तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम आपका घट रहा है ना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि आइसेंट्रोपिक फिर वही चीज है, T1 माइनस V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1, ये रिलेशन लेके चलेंगे। आप रट लो कि आइसेंट्रोपिक में इसका यूज करते ही करते हैं, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 हम लोग करते हैं। जो मैं आपको रिलेशन जब मैं फाइंड आउट करा था तब मैं आपको बताता हीट का वर्क का, तब बहुत सारा रिलेशन बताता, उनसे उठा है ये चीज, उसी से इसको लिया जाता है। ठीक है, ये चीज लिया गया यहाँ पे। वेयर गामा जो है, गामा गामा क्या एडिबिटिक इंडेक्स है, या फिर बोल सकता हूँ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्यों, ये इक्वल टू होता है CP बाई CB। तो CP होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CB होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक हीट होता है, ये भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का ही रेशियो, इसीलिए गामा को बोला जाता है या तो एडिबिटिक इंडेक्स या फिर कहा जाता है स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो वो होता गामा। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल रहा था कि ये चीज लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 से 4 के बीच में भी वही चीज हो रहा, 3 से 4 के बीच में भी आइसेंट्रोपिक हो रहा, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ भी हम लोग 3 4 के बीच में लगा सकते हैं, T3 V3 गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 गामा माइनस 1। और यहाँ पे फिर एक काम करो, टेम्परेचर वॉल्यूम है ना, टेम्परेचर को एक साइड रखो, वॉल्यूम को एक साइड रखो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, T2 को जो है T1 को उधर ले जाएंगे तो T2 बाई T1 आ जाएगा, और V2 को इधर ले आएंगे तो V1 बाई V2 आ जाएगा गामा माइनस 1। अब आप मुझे बताओ, अभी जस्ट मैंने कहा था क्या कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये रहा कंप्रेशन रेशियो। क्या मैंने कहा था, V1 बाई V2 को बोल सकते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये रहा V1 बाई V2, कितना कंप्रेस हो रहा है, तो V1 से लेकर V2 तक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आया ना V1 बाई V2, तो इस जगह पे मैं कर सकता हूँ R, तो ये आ गया क्या, पूरा का पूरा R गामा माइनस 1। क्या आ गया, R गामा माइनस 1 आ गया। तो बस इस चीज को कर दिया गया, इन सेम चीज को यहाँ पे कन्वर्ट कर गया R से और गामा माइनस 1 लिख दिया गया है। तो ये एक रिलेशन यहाँ से निकला। सिमिलरली V4 बाई V3 इक्वल टू भी ये निकला है, और V4 बाई V3 भी आ जाता है मेरा कंप्रेशन रेशियो ही। देख लो V4 बाई V3 को कंप्रेशन रेशियो, क्यों, क्योंकि बेसिकली है तो ये एक्सपेंशन रेशियो। क्योंकि अभी मैं बात किया इसके लिए, किसके लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके एक्सपेंशन के लिए। ये हो रहा आइसेंट्रोपिक, एक सेकंड, यहाँ से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा 3 to 4। ठीक है, देखो ये सभी मिस्टेक है, ये 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब लिखने से गलती हुआ थोड़ा, तो आप यहाँ पे कर लेना, आप लोग ध्यान से ही सब चीज को ध्यान देना कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन लिख लेना। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहाँ हो रहा, 3 से 4 के बीच हो रहा, 3 से 4 के बीच हो रहा, 3 और 4 है, 3 और 4 है। तो अगर मैं 3 और 4 देखूंगा, 3 और 4, तो आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम कहाँ पे 4 और 3 के बीच में। और आपको पता है V4 माइनस V3 जो है ये सेम हुआ था मेरा V1 बाई V2 के, तो इसको भी R लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग R कर सकते हैं, V4 बाई V3 को भी R लिखा जा सकता है गामा माइनस 1। और बाकी गामा माइनस 1 तो अच्छा। और एक चीज यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे 2 चीज को आपको ठीक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कंप्रेशन नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा, और दूसरा चीज यहाँ पे आ जाएगा मेरा V4 माइनस V1 गामा माइनस 1 भी लगेगा। ठीक है, इन दोनों का आप लोग ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए गामा माइनस 1 आ जाएगा, और V4 बाई V3 के जगह में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गामा R आपको लिख ही दिया है, इसके बदले में R आपका आ ही गया। चलो इतना आप समझ गए। अब यहाँ से निकलता क्या है, निकलता क्या रिलेशन वो समझना। निकलता रिलेशन ये है कि यहाँ से निकला मेरा T2 बाई T1 इक्वल टू गामा माइनस 1, और यहाँ से निकला T3 बाई T4 इक्वल टू R पे पावर गामा माइनस 1। और एक चीज मुझे पता चला कि अगर 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 अगर
अगर ये भी बराबर ये भी बराबर है, इट मीन्स T3 डिवाइड बाई T4 इक्वल टू T2 बाई T1 भी बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर बराबर लिख दिया हूँ। बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको और खेल करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत और हम लोग इसके साथ कैलकुलेट करते हैं। इसको T2 को नीचे ले आते हैं, T4 को ऊपर कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। तो T4 ऊपर चल गया और T2 नीचे आ गया। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, मतलब ये रिलेशन सबका यूज करेंगे, ठीक है, ये सबका यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आ गया अब पॉइंट क्या, T4 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2। तो देखो ध्यान से, ये रहा ऊपर में मेरा T4 बाई T1, तो T4 बाई T1 और नीचे में क्या T3 बाई T2। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो 1 माइनस 1 माइनस बराबर हो गया, इन्हीं दोनों कट गया। और जैसे ये कटा बचा ओनली दिस मच, क्या 1 माइनस T2 बाई T1। तो बचा ओनली क्या, ये बचा मेरा, यानी इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस T1 बाई T2। T1 बाई T2 बचा, क्या बचा T1 बाई T2। T1 को आप नीचे ले जाओ, T1 को नीचे ले जाओ, तो जैसे आप T1 को नीचे ले जाओगे तो T2 के नीचे आ जाएगा। तो T2 बाई T1 आ गया, इसको नीचे कर दिया। अब यहां से ध्यान दो, ये T2 बाई T1 आपको नजर आ रहा, T2 बाई T1 यहाँ पे है, और दिस इक्वल टू दिस निकला था। T2 बाई T1 इक्वल टू आर पे पावर गामा माइनस 1 निकला था, वेयर आर इज दी कंप्रेशन रेशियो और गामा इज दी एडियाबैटिक इंडेक्स और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं T2 बाई T1 के जगह में आर पे पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये रहा फाइनल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल देख सकते हो। अभी जो ये पहला आपको ऐसा इंजन का, मतलब ऐसा आपका साइकिल का क्या नहीं मिला, आपको मिला इफिशिएंसी जो मैच नहीं खा रहा है किसके साथ, बाकी सब के साथ, कि बाकी सब आपका कार्नोट जैसा ही था। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया, दिस इज योर इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात किया जाता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो मैं आप लोग से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा ना कमेंट इधर रख के देखता हूँ कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है तो मुझे इरिटेट हो रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। वैसे कमेंट तो बच्चे कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। कभी अगर कोई बच्चा कोई डाउट पूछते तो मुझे पता होना चाहिए, फिर कोई ऑडियो वीडियो क्लियर हो जाता है, दिक्कत होता तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये वाला चीज़ को सेम इफिशिएंसी लिख दिया गया है। अब आपको पता है कि मेरा जो इफिशिएंसी होता है, मतलब देखो फंक्शन किसको लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया फंक्शन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी जो ऑटो का इफिशिएंसी होता है इज द फंक्शन ऑफ आर एंड गामा, वेयर आर इज द कंप्रेशन रेशियो, आर इज द कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, या फिर इसको सिंपल बोलोगे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी कि R इक्वल टू CP बाई CB जो लिखते हैं इसके लिए बोला जा रहा है। R इक्वल टू CP बाई CB रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। तो ये ऑटो जो है ना, ऑटो का इफिशिएंसी, ऑटो साइकिल का इफिशिएंसी R और गामा पे डिपेंड करता है। क्यों कि भाई इफिशिएंसी हम लोग लिखते ही हैं ऑटो साइकिल का, क्या लिखते हैं, लिखते हैं 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आर पे पावर गामा माइनस 1। तो देखो ये आर और गामा पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर का वैल्यू कम बेसी हुआ तो इफिशिएंसी का वैल्यू भी कम बेसी होगा, अगर गामा का वैल्यू कम ज्यादा हुआ तो इफिशिएंसी भी कम ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई ये डिपेंड करता है इन दोनों पे। फंक्शन मतलब ये मैंने कहा था ना कि आपके पापा, आपके घर के कंडीशन जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पापा के हेल्थ पे डिपेंड करता है, आपके पापा की इनकम पे डिपेंड करता है, आपके मम्मी की एजुकेशन पे, मम्मी के कल्चर पे, मम्मी के तरीके पे, मम्मी के हर एक चीज़ पे, मतलब मम्मी पापा पे डिपेंड करता है आपका लाइफ कैसा होगा बचपन से लेकर जब तक आप पूरी तरह से खड़े नहीं हो अपने आप पे। लेकिन डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है, फिनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में है, वो लड़का अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है, समझ आया कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ये है जिनको खाने तक नहीं मिल रहा है, मतलब स्टूडेंट आई मीन कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है उसी तरह, मतलब डिपेंडेंट है। तो सिमिलरली बात है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो बात ये क्वेश्चन आता है, ठीक है सर आर पे डिपेंड करता है, और आर क्या, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से क्या मेरा बढ़ता है एफिशिएंसी, वो मुझे बताइए। तो देखो डियर, अगर मैं देखना ध्यान से है ना, ईटा ऑटो, अगर एफिशिएंसी ऑफ ईटा निकालेंगे तो क्या था 1 माइनस आर पे पावर गामा माइनस 1। तो एक काम करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, आर क्या, मेरा कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाता हूं। अगर ये मेरा बढ़ेगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जो होता है ना वो घटेगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा मेरा घटेगा, और पूरा का पूरा अगर वैल्यू घटेगा तो 1 माइनस है, 1 माइनस है, यानी कि मेरा इफिशिएंसी बढ़ेगा। तो कुल मिला के पता क्या चला कि अगर आर को घटा रहे हैं तो इफिशिएंसी बढ़ रहा है, यानी अगर मेरा कंप्रेशन रेशियो घटेगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगा।
क्या समझ आया कि नहीं, कि अगर मेरा यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो को घटा रहे हैं ना, तो मेरा इफिशियंसी क्या हो रहा है, इफिशियंसी मेरा बढ़ रहा है, इफिशियंसी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं उल्टा करता हूं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, कोई इशू तो नहीं है ना? एक सेकंड, यहाँ मैंने घटा हुआ क्यों लिख दिया भाई, सॉरी। बढ़ा रहे तब ना बढ़ रहा है, बढ़ा रहे तब बढ़ रहा है। तो अगर मेरा देखो ये इंक्रीज मैंने करा है ना, तो आर अगर बढ़ेगा, आर अगर बढ़ेगा यानी कंप्रेशन रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो मेरा इफिशियंसी भी इंक्रीज होता है। यानी कि इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो इफिशियंसी भी मेरा बढ़ेगा। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत मेरा डीजल साइकिल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, दिक्कत यही हो गया। दिक्कत ये हो गया कि मैं क्या कर बोला कि भाई आराम से आर को बढ़ा लो और ज़्यादा इफिशियंसी ले लो, लेकिन चाह के भी हम लोग आर को ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते हैं, आर का वैल्यू ज़्यादा नहीं ले सकते, हम लोग लो वैल्यू ही लेके चलते हैं। अब यहाँ पे रीजन एक होता है, रीजन ये होता है कि क्या होता है कि अगर आप हाई कंप्रेशन रेशियो ले लोगे, अगर आपने आर का वैल्यू ज़्यादा ले लिया ना, तो हो क्या जाता है, प्री इग्नाइट कर जाता है। कंप्रेशन रेशियो अगर ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो होता ना, आपको मैंने बताया था पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल लेते हैं और स्पार्क प्लग से स्पार्क दिया जाता है। स्पार्क आने के बाद आपका पावर स्ट्रोक मिलना चाहिए, ये पहले ही इग्नाइट हो जाएगा, प्री इग्निशन हो जाए, जिसको कहा जाता है अर्ली इग्निशन। मतलब जिस समय पे आपका जलना चाहिए फ्यूल, उससे पहले ही जल जाएगा, तो प्री इग्नाइट कर जाएगा, जिसके वजह से नोकिंग डिटोनेशन होता है। मतलब इंजन आवाज करता है, टन 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 टन, अजीब ऐसा आवाज करता है। नोकिंग और आपका डिटोनेशन होता है, ये नोकिंग डिटोनेशन होता है क्योंकि प्री इग्निशन हो जाता है, अर्ली इग्निशन हो जाता है, इग्नाइट कर जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके इंजन को खराब करता है, आवाज आता है गाड़ी से, इंजन से अजीब टाइप का आवाज आता है। तो ये कब होता है, जब आपका कंप्रेशन रेशियो का आप हाई ले लेते हो। और ये पेट्रोल इंजन प्रीग्निशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो को चाह के भी, मुझे पता है कि कंप्रेशन रेशियो को हाई करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी हाई हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर सकते हैं, लो लेके चलते हैं। इसलिए जरूरत पड़ा क्या, आगे चलकर हम लोग यूज करते हैं डीजल साइकिल का। अब डीजल में क्या ही ऐसा चमत्कार कर देंगे, चमत्कार ये कर देंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो मेरा कम है। अच्छा, यहाँ पे कंप्रेस, थोड़ा फिगर देखो, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेस देखो, कंप्रेसर रेशियो क्या कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक हो रहा है ना, ये मेरा मात्र यहीं तक है ना कंप्रेशन रेशियो। V1 से लेकर, अगर कंप्रेशन देख रहे हैं 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, यानी कंप्रेशन रेशियो क्या हो रहा है, यहीं तक आ रहा है, कंप्रेशन रेशियो इतनी हो रहा है। इसी को बढ़ाना है ना, कंप्रेशन रेशियो को ही बढ़ाना है, तो ये डीजल में बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन किया गया है ना, क्या करा गया, यहाँ पे देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करा गया, हीट एडिशन करा गया, इसलिए कांस्टेंट चल गया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट प्रेशर में करता हूं हीट एडिशन, तो देखो फायदा क्या होगा, फायदा इस तरह से हो जाएगा ना कि यहां पे आपका कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसा आता है, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ये होगा कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद इस तरह लाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। फिर एक्सपेंशन मेरा आइसेंट्रोपिक ही होगा, और रिजेक्शन मेरा, ध्यान से समझना, डीजल साइकिल जो मैं बताने वाला हूं उसमें जो हम लोग रिजेक्शन करेंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब देखो यहाँ पे मैंने कहा क्या, एक मेरा दो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम वो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन भी किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन किया जा रहा है। तो डीजल साइकिल में ये वाला लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन लेंगे, लेकिन बस कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने के लिए जो हीट एडिशन लेते हैं ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम से हटा के कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं। क्यों, जैसे मैं कांस्टेंट प्रेशर कर दिया तो अब ये बढ़ते 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 बढ़ते, अब देखो अभी कितना बढ़ जाएगा, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया, यहां तक, इतना तक चल गया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि पहले कंप्रेशन मुझे मिलता था कहां से कहां तक, कंप्रेशन सिर्फ आपको मिलता था यहां से लेकर यहां तक, कंप्रेशन रेशियो इतना ही, V1 और आपका V2, तो V1 डिवाइड बाई V2 इतना ही मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको जब मैं कांस्टेंट प्रेशर में कर दिया तो ये बढ़ के यहां से लेकर कम से कम यहां तक आ जाएगा, यहां तक, इतना आपका बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, तो लगभग इतना इंक्रीज हुआ। अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं तो कुछ यहां से लेकर यहां तक का इंक्रीमेंट हुआ, इतना ज़्यादा यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके वजह से कंप्रेशन से बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन से बढ़ेगा तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। वही आपका क्या करा गया, क्या डीजल साइकिल में जो भी बताऊंगा, देखो यहाँ पे ये रहा आपका, देखो पहले यहीं तक हम लोग लेते थे, और कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही एडिशन कर दिया, जैसे मान लो यहीं तक लेते, इस तरह लेते थे। ये मेरा क्या है, ये दिस इज योर ऑटो साइकिल। देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ये क्या है मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करा गया है, हीट एडिशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और हीट रिजेक्शन है। लेकिन बस क्या कहा गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम इस चीज को हटा के, ठीक है, किसको हटा के, इस वाले को हटा के बस इसको सीधा कर दिया गया है।
और इस वाले को यहाँ तक धकेला गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा आपको पूरी तरह से नजर आ रहा है कि अभी तक मेरा कंप्रेशन रेशियो यहीं तक मुझे मिलता था, मात्र यहीं से यहाँ तक मिलता था, लेकिन अब ये बढ़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया। यही रीजन था डीजल साइकिल का आने का, विच वर्क ऑन हायर कंप्रेशन रेशियो विथ डीजल से हाई कंप्रेसर रेशियो में काम करता है एज फ्यूल एज अ प्रैक्टिकल डीजल इंजन। दोनों प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकली यूज भी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट जो हीट एडिशन करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे, लेकिन अभी भी रिजेक्शन हम लोग जो करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब देखो डीजल जैसा है, डीजल देखो तो कितना सिमिलर है। डीजल जैसा अगर बात करेंगे तो दो साइकिल हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, आपके आइसेंट्रोपिक लिए एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक लिए कंप्रेशन। अभी भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन ही है, अभी भी आप देखोगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है कॉमन। और अगर आप देखोगे लास्ट वाला प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस मेरा क्या था, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अभी भी देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन नहीं हो रहा, बस एक चेंज हुआ है, और वो चेंज क्या करा गया है, यहाँ चेंज बस हुआ है हीट एडिशन जो कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में किया गया, ताकि मेरा ये जो वॉल्यूम का रेशियो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल सके, ये ज़्यादा जगह मुझे मिल जाए, बस यही चीज़ ये करेंगे डीजल में। तो ये आपको अंतर में समझा दिया कि क्यों इसका आया, जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये चीज़ समझ में आपको आ जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग देखे थे कहाँ तक भाई, हम लोग आ गए थे हाँ यहाँ तक मैं आपको समझा दिया कि इफिशिएंसी ऑफ ऑटो। देखो मैं रीजन बता दिया क्यों हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, डिटोनेशन के चलते वही लिख दिया गया है कि दैट्स वाई वी यूज लो वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो। किसमें, ऑटो साइकिल में, ऑटो साइकिल में। और ऑटो साइकिल में क्या यूज़ करता है, फ्यूल के तौर पे पेट्रोल यूज़ किया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और पेट्रोल यूज़ करते हैं, और इनलेट जो होता है किसका किसका होता है, एयर का और पेट्रोल, इन दोनों का होता है सिलेंडर के अंदर जो आता है, सिलेंडर के अंदर जो आता है इनलेट वाल्व के थ्रू। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, इस तरह। और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होता है, कब खुलता है, जब पावर जल गया उसके बाद ये बाहर निकलता है इधर से एग्जॉस्ट, तो ये इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए तो बस अगर ऐसा होगा, बिकॉज इन प्रैक्टिकल लाइफ ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो अगर ले लेते हैं तो अर्ली इग्निशन हो जाता है, जिसका वजह से नॉकिंग डिटोनेशन होता है, क्योंकि इग्नाइट कर जाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो यानी आर एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी गामा, यानी कि आर गामा इक्वल टू CP/CV, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो हो जाता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो और कुछ चीज़ देखते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गई एफिशिएंसी। वर्क डन थोड़ा बात करते हैं। अगर कोई बोले वर्क डन इसका निकाल के बताइए, वर्क डन करना चाहिए, तो वर्क डन निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालें, और एफिशिएंसी किसके थ्रू निकालें, हम लोग निकाले वर्क आउटपुट यानी कि हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन से निकालें। तो वर्क कैसे निकालेंगे, अगर वर्क निकालने कोई बोले तो कैसे निकालेंगे, चलो अब देखते हैं। एक तरीका तो सिंपल है कि आप यहाँ तक लिख के छोड़ दो। जैसे वर्क आउटपुट क्या आता है भाई, एक्सपेंशन वर्क ऑटो साइकिल में डीजल फ्यूल यूज करने पर क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ऑटो साइकिल, ये जब मैं आपको कंप्रेशन रेशियो समझाऊंगा ना, देखो ये आगे वाली चीज है ना, जब मैं आपको ऑटो डीजल पढ़ा दूंगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये पक्का श्योर है जो मैं बताऊंगा। अब देखो ऑटो साइकिल में पेट्रोल यूज करते हैं और डीजल साइकिल में डीजल यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट होता है, और एक कंप्रेशन रेशियो मैं आपको बताऊंगा 8 से लेकर वेरी करता है, 25 से वेरी करता है। तो जो मेरा कंप्रेशन रेशियो ज्यादा चीज तभी जगह काम करेगा, उसको कम में देंगे तो चलेगा ही नहीं, और एक चलेगा जिसका कंप्रेसर से कम है उसको ज्यादा में डाल देंगे लेकिन दिक्कत होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्या होगा मैं डिस्कस करेंगे, वो पहले आपको बताएंगे कंप्रेशन रेशियो वगैरह क्या होता है, काफी चीजें हैं अभी वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो डीजल खत्म भी नहीं हुआ ऑटो, अभी तो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी इतना जल्दी जो है ना आप आगे मत जाओ, आपको सारा समझ में आएगा, खुद आप आंसर दोगे कि सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो टेंशन ना लो अभी। चलिए बात करते हैं वर्क आउटपुट कैसे निकाले। वर्क आउटपुट यानी नेटवर्क कितना कर रहा है। तो नेटवर्क मतलब देखो आपको पता, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह का वर्क होता है। यहाँ पे एक वर्क हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम पे वर्क हो रहा है, और आपका कंप्रेशन के टाइम पे वर्क हो रहा है। और कंप्रेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे होता है नेगेटिव वर्क। और एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब सिस्टम काम दे रहा है, यानी ये हो जाए पॉजिटिव वर्क। याद है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो यहाँ जो वर्क डन मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ जो वर्क डन मिल रहा है वो नेगेटिव होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्सपेंशन माइनस कंप्रेशन कर दूंगा, यानी ज़्यादा मुझे वर्क मिलेगा, कुछ ही कंप्रेशन होगा, नेगेटिव वर्क तो कम से कम मिलेगा ना। ये कम क्या कि किया जा रहा है, रिवर्सिबल बनाने के लिए, मतलब आई मीन ये बस खाली कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे एक्सपेंशन माइनस आपका क्या करेंगे, एक्सपेंशन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क कर देंगे। और बस एक्सपेंशन के लिए वही जो हम लोग करते हैं, क्योंकि गामा यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, गामा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वही P1 B1 बाई P2 V2 गामा -1। तो चूंकि यहाँ पे एक्सपेंशन किसके किसके बीच हो रहा है, तो अगर आप देखोगे एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक सेकेंड,
एक्सपेंशन हो रहा है मेरा 3 और 4 के बीच में, तो भाई क्या करेंगे P3 V3 करेंगे। तो देखो यहाँ पे P3 V3 माइनस P4 V4 गामा माइनस 1, और कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2 के बीच में, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 से हो रहा है, 2 2 2 यहाँ 2 से लेकर, तो वही चीज़ हो जाएगा, ग्रेटर माइनस लेसर लेके चलेंगे हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग P2 V2 माइनस P1 V1 गामा माइनस 1, ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क मेरा होगा जो कंप्रेशन में काम करेगा। चलिए इतना चीज़ पता चल गया। इन दोनों का एलसीएम ले लो, गामा माइनस 1 को नीचे रख लो और बाकी सबको नीचे लिख दो। तो माइनस जब चढ़ेगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, बस यही अंतर है यहाँ पे। जो P1 V1 है वो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो पूरा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर। इतना चीज़ लिख देने के बाद अब देखो यहाँ पे होता है खेल स्टार्ट। इतना तरीके से आप लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, या फिर ये भी लिख दोगे तब भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि इसको आपको और सिंपलर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना, सिंपलर फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट सिंपलर फॉर्म में क्या लिखा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट लिखा जाता है ये वाला चीज़, वर्क आउटपुट इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और ब्रैकेट में हो जाता है RP माइनस 1 और R पे पर गामा माइनस 1 इंटू गामा। बट ये आया कहाँ से, ये थोड़ा चीज़ अगर आपको एक बार जान जाओगे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा अभी एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या करा गया है कि यहाँ पे P1 V1 को कॉमन ले लिया गया है, तो मैं जैसे यहाँ पे P1 V1 को कॉमन ले लूँगा तो सबको, बाकी सबके नीचे मेरा P1 V1 आ जाएगा। तो इसके भी नीचे आएगा मेरा P1 V1, इसके भी नीचे आएगा मेरा P1 V1, इसके भी नीचे आएगा मेरा P1 V1, और इसके नीचे अगर P1 V1 आएगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो देखो नीचे में क्या करा गया है, इस सबके नीचे P1 V1, P3 V3 माइनस P1 V1, P4 P4 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 और प्लस 1। अब ये सब जो किया गया, क्यों किया गया, लेकिन एक सिंपलर फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि P1 बाई V1 को हम लोग R से लिख सकते हैं। आपको पता ना P1 बाई V1 कंप्रेशन रेशियो होता है इक्वल टू R, और आपको ये भी पता है कि हम लोग को पता है कि P आपके V4 बाई V3 इक्वल टू भी R होता है। एक्सपेंशन इसको भी R कहते हैं, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रहा P1 V1 इक्वल टू R और V4 बाई V3 इक्वल टू भी R होता है। ठीक है, ये आपको पता है इस फॉर्म में लिखने के लिए सबको। लेकिन बोलेंगे सर यहाँ पे प्रेशर का भी तो है, तो मैं रिलेशन निकालूंगा, ये भी निकल जाएगा। देखो कैसे 1 बाई 1 करके निकालता हूँ बाकी सबसे। जैसे 1 से लेकर 2 तक मेरा क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा ना, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक, एक सेकंड, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए और एक आपका होता है PV पावर गामा हम लोग लेते हैं, PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं, ठीक है लेके चलते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो PV पे पावर गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक 1 से 2 लिया गया है तो 1 से 2 के बीच में हो रहा है, और सिमिलरली 3 से 4 के बीच में आइसेंट्रोपिक हो रहा है। तो बोलेंगे सर आइसेंट्रोपिक में आप PV पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों लिए, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक है, याद करो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक कहा जाता है, बेसिकली एडियाबेटिक है ना, समझे मेरी बात की नहीं। और एडियाबेटिक को PV पर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पोलिट्रोपिक को लिखते हैं PV पर N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए ये चीज को लिखा गया। ठीक है, ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस को लिख दिया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम को एक साइड करो, प्रेशर को एक साइड करो, तो आपका क्या करेंगे, P1 को उधर ले गया है तो P1 बाई P2 और V2 को इधर ले आया तो V1 बाई V2 पे पर गामा। और यू नो दैट, क्या आपको पता है, ये आपको पता है कि V1 बाई V2 को R लिख सकते हैं, तो R पे पर गामा इक्वल टू P2 बाई P1। अच्छा, और एक चीज, P2 बाई P1 को RP भी लिखा जाता है, RP यानी प्रेशर रेशियो। देखो ये P2 बाई P1 क्या है, ये अगर मैं P2 बाई P1 का बात करूंगा ना, तो ये रहा आपका P2। देखो यहाँ पे P2 अगर ध्यान दोगे ना तो प्रेशर ये रहा P2, और ये रहा आपके P2 से लेकर एक सेकंड कहाँ गया, P3 है ना, P2 एंड P1 है ना, एक सेकंड, P2 एंड P1, इसके बीच में जो चेंज हो रहा है ना प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इसको हम लोग बोल देते हैं RP भी कह सकता है आपको, ये चीज़ को ध्यान रखना है। और कभी कभी P3 बाई P2 को भी बोल सकता है, P3 और P2 को, P3 और P2 को तो बोला ही जाता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मेन आपको इसको कहा जाता है, लेकिन वो भी कभी कभी दिखा जाता है, समटाइम अगर ज़रूरत पड़ा तो लिखा जाता है। तो प्रेशर रेशियो को यहाँ कहा जाता है, यानी कि जब आपका हीट एडिशन कर रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। आपको पता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, जब क्या हो रहा है, जब आपका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम का अगर बात करो कंप्रेशन, तो वॉल्यूम आपका घट रहा है लेकिन प्रेशर मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हैं, तब भी आपका प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है, ये कितना प्रेशर बढ़ रहा है, उसी को हम लोग प्रेशर रेशियो कहते हैं, उसी को प्रेशर रेशियो कहा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ से 3 से लेकर 2 के बीच में जो प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, P3
एंड P2 के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि P3/P2 को RP भी बोलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। हायर माइनस लोअर हमेशा लिखते हैं तो वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, समझ गए, ठीक है। ये मेरा पहला रिलेशन निकला। सेकंड रिलेशन का बात हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड रिलेशन का बात करते हैं। तो यहाँ से भी सेम चीज, वॉल्यूम को एक साइड करेंगे, प्रेशर को एक साइड करेंगे, और फिर से V4/V3 को R जानते हैं, एक्सपेंशन रेशियो को भी R लिखते हैं, मैंने कंप्रेशन रेशियो इक्वल होता है, तो R इक्वल टू गामा माइनस P3/P4। फिर से तो यहाँ से एक मेरा दो रिलेशन निकला, दो रिलेशन यहाँ से निकला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ कि एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए, अभी जस्ट मैंने कहा कि भाई यहाँ भी RP निकला और यहाँ भी RP निकला, इन दोनों में तो RP है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। यहाँ भी देखो RP है और यहाँ भी आपका RP है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि P2/P1 इक्वल टू P3/P4। तो देखो P2/P1 इक्वल टू P3/P4, क्योंकि इन दोनों का इक्वल टू R पे पावर गामा ही है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं। इतना रिलेशन मेरा निकला, इन सब का रिलेशन का यूज करेंगे इसको बस खाली किस फॉर्म में चेंज करने के लिए, R के फॉर्म में या गामा के फॉर्म में, इसका फॉर्म में चेंज करने के लिए सबको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सभी को, ठीक है। इतना लिखे, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लो P4 को P2 को, P4 ऊपर कर दो तो P4/P1 इक्वल टू P3/P2 इक्वल टू R पे पावर गामा आ गया। और मैंने जस्ट अभी कहा कि P3/P2 देखो ये मेरा P3 है और P2, यहीं भी हीट आपका एडिशन क्या है रहा, कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा, P3 आपका है ये और आपका P2 है, ये आपका P2 है, इसी के बीच में हो रहा, तो इसी के बीच में प्रेशर बढ़ रहा है हीट एडिशन के टाइम पे, तो इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर कितना बढ़ रहा है ड्यूरिंग दी हीट एडिशन, तो इसको RP भी कहा जाता है। तो ये यानी कि R पे पावर गामा को भी हम लोग RP बोल सकते हैं, और P4-P1 को भी बोल सकते हैं कि सब बराबर है। तो ये सब रिलेशन इतना निकल गया। अब इन सबको क्या करो, अब देखो वैल्यू करो। सबसे पहले यहाँ देखो, पहला मैं पीछे से चल रहा हूँ, V2/V1, ये देखो यहाँ से एरो में कर दे रहा हूँ, V2/V1, तो V2/V1 मेरा क्या निकला है, देखो V1/V2 मेरा R होता है, V1/V2 मेरा R होता है, तो ये V2/V1 यानी 1 माइनस आपका क्या हो गया, R हो गया, तो पहला का निकल गया। अब बात करते हैं सेकंड का, तो सेकंड का आपका क्या, P2/P1, क्या है मेरा P2/P1, देखो यहाँ पे P2/P1 इक्वल टू R पे पावर गामा, तो इसका कितना निकल गया, R पे पावर गामा निकल गया। अब बात करते हैं V4/V1, तो देखो यहाँ पे V1 इक्वल टू V4 है, V1 इक्वल टू V4 है, क्या है, V1 और V4 बराबर है। अगर मैं आपको यहाँ साइकिल में दिखाऊँ ना, तो ध्यान दो, यहाँ पे आपका V1 के बराबर है V4, V1 के बराबर V4 और V2 के बराबर V3, V4 के बराबर V3, तो यानी ये जो मेरा V4/V1 है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मेरा क्या, V4 बराबर V3 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये भी मेरा क्या, R के बराबर मेरा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, R के बराबर मेरा हो जाएगा। समझ है मेरी बात की नहीं, समझ है मेरी बात की नहीं। ये देखो V3 इक्वल टू V2 है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, V3 के आपके V4 के जगह में V3 लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। चलिए इतना चीज़ हो गया आपका, इतना चीज़ हो गया आपका। इसके बाद बचा क्या मेरा, P4/P1, तो P4/P1 भी ये निकल गया, P4/P1 इक्वल टू R पे पावर गामा, तो भी R पे पावर गामा निकल गया। अब बचा V3/V1 कहाँ से आएगा, अब ये भी थोड़ा समझ जाते हैं, मैं सबको निकाला बहुत ही छाट के, तो V3/V4 कैसे निकालेंगे, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से देखो, ये वाला पूरा PV डायग्राम को देखो, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ ये फिर से इरेज कहाँ से होगी, ठीक है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू नो दैट कि यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू V4/V3, ये तो हम लोग को पता है R होता है, ये मुझे पता है, ये वाला तो पता ही है, क्योंकि मेरा होता है प्रेशर कंप्रेशन रेशियो, और ये जो होता है V4/V3 होता है मेरा कंप्रेशन रेशियो होता है, इक्वल टू R लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। अच्छा और एक मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो मेरा है, ये वॉल्यूम मेरा V3 और V2 बराबर है, यानी V3 इक्वल टू V4 है और V2 इक्वल टू V3 है, और यहाँ पे मेरा V1 इक्वल टू V4 है, V1 इक्वल टू क्या है मेरा V4 है, वॉल्यूम मेरा सेम है। अगर यहाँ पे सेम है तो जहाँ पे मेरा देखो ध्यान से V1/V2 के जगह में क्या मैं V1 के जगह में V3 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा V2 है वहाँ V3 सेम है। मेरा बात समझ आया कि नहीं, मेरा बात समझ आया कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा V1 है ना, V1 को लिख रहा हूँ V1, लेकिन V2 के जगह में मैं बोल रहा हूँ क्या, डिवाइड बाई V3, क्योंकि भाई V2 इक्वल टू V3 है, तो कोई दिक्कत है नहीं ना,
तो सेम चीज़ है, यानी कि मेरा चाहे मेरा V1/V2 रहे या V1/V3 रहे, बात है क्या। और जब इसको मैं बोल सकता हूँ R, तो इसको भी बोलूँगा R, यानी कि मेरा V3/V1 भी R ही निकल गया। ये भी क्या निकल गया, मेरा R निकल गया। चलिए यहाँ तक खेल खत्म। अच्छा, ये V3/V1 है, ठीक है, ये V3/V1 और हम लोग क्या निकाले V1/V3 निकाले R, तो ये 1/R आ जाएगा, ये 1/R। और बचा क्या मेरा P3/P1। तो देखो इसको डराइव करा गया कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे P3/P1, ये मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, आगे पीछे P2 को डिवाइड कर दो, तो ऊपर में भी मैं P2 का डिवाइड कर दिया और नीचे मैंने P2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये नीचे मैंने डिवाइड करा, यहाँ पे मैंने ऊपर में डिवाइड करा। इससे बना क्या, एक बार में क्या कर लेता हूँ, एक बार में लेता हूँ P3 को, है ना, P3 को और P2 को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लिया। देखो P3 और P2 को ले लिया, और दूसरा बारी में ना P2 और P1 को ले लिया। क्या लिया, P2 और P1 को ले लिया। और ये चीज मैं आपको पहले बता रखा हूँ, ये रहा मेरा देखो P3/P2, ये रहा P3, कहाँ गया भाई, P3/P2 R पे पावर गामा, P3/P2 ये रहा R पे पावर गामा, P3/P2 तो R पे पावर गामा निकाल चुके हैं। और P2/P1 तो P2/P1 ये रहा P2/P1, ये इसके भी बराबर होता है R पे पावर गामा। तो R पे पावर गामा, R पे पावर गामा, तो इसका भी क्या होगा, R पे पावर गामा इंटू R पे पावर गामा। तो कुल मिला के बात ये हुआ, सबको हम लोग R कंप्रेशन रेशियो और गामा एडिवेटिंग इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबको जैसे लिख दोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क आउटपुट जो मिलेगा वो आपका ये इतना मिल जाएगा, वर्क आउटपुट आपका क्या होगा, इतना मिल जाएगा। चलिए बच्चे अब सब भाग चुके हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट देखने का भी टेंशन नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। बाद में आप लोग देख लेना, कोई बात नहीं, आप लोग का ड्यूटी वगैरह कुछ भी काम रहता है, आप थक भी गए होंगे मैं मानता हूँ, तो जब आपको टाइम मिला आप आराम से देख लेना, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर का, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वर्क आउटपुट डिवाइड में लेते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और वर्क आउटपुट का बात करें तो अभी देखो वर्क आउटपुट तो मैंने ये निकाला है, तो इसको आपको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, ये आपका वर्क आउटपुट का वैल्यू जो यहाँ निकला है, इसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। अब बचा स्वेप्ट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम को स्वेप्ट कर रहा है, तो फिर से पीवी डायग्राम अगर देखोगे तो मेरा कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक ही मेरा वॉल्यूम को स्वेप्ट कर रहा है, इतने ही मेरा वॉल्यूम को स्वेप्ट कर रहा है, इतना ही वॉल्यूम मेरा स्वेप्ट कर रहा है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, यानी कि मेरा V1 ये है और V2 ये है, तो बड़ा क्या मेरा V1 है, तो क्या करेंगे V1 - V2 करेंगे, क्या करेंगे V1 - V2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे V2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो V1 - V2 में जब मैं V2 को कॉमन ले लेता हूँ तो होता क्या V1/V2 और -1 आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे आ गया। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो V1/V2 है ना, इसको मैं कर सकता हूँ क्या आर, क्योंकि यू नो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। तो क्या हो गया VS इक्वल टू जो स्वेप्ट वॉल्यूम मिला वो V2 इंटू आर माइनस हो गया क्या 1। तो बस अब मुझे निकाल सकते हैं क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी PM इज इक्वल टू क्या हो जाता है वर्क आउटपुट डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या निकलेगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यू नो दैट वर्क आउटपुट मेरा कितना निकला P1V1 गामा -1, ठीक है, RP -1 इंटू आर पे पावर गामा -1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा V2 R-1। ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखो ये सभी कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पूछ देगा शॉर्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, शॉर्ट वॉल्यूम क्या हो जाता है V1 - V2 हो जाता है, ठीक है। आपका वर्क आउटपुट के लिए ये सभी रिलेशन आपको पूछेगा, क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज से हजारों क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट जो हो गया ना वो आपका किसका हो गया आपका ऑटो साइकिल का। अब बच्चे हैं नहीं तो मैं कल लूंगा डीजल साइकिल के बारे में। रीजन आपको बता दिया गया कि इसमें हाई कंप्रेशन रेशियो को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, उसमें कम हाई कंप्रेशन रेशियो लिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा लेने से होता क्या था डिटोनेशन नॉकिंग कंडीशन हो जाता कि प्री इग्निशन देखने को मिल जाता था पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल मेरा पहले जल जाता था ऑटो साइकिल में। डीजल साइकिल में उसको कमी को दूर करेंगे और यहाँ पे मेरा जो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे ये पूरा देखेंगे चारों प्रोसेस क्या हो जाता है, फिर इसमें हीट एडिशन हीट रिजेक्शन देखेंगे और इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाता है वो, और इसके लिए फिर से वही रिलेशन वगैरह निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है, ये सभी चीज देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर डुअल का। चलिए बच्चे अगर रहते तो मैं क्लास को बढ़ाता। मैं इससे पहले एक बैच को पढ़ाया था जो महाराष्ट्र में था, AE का वैकेंसी था, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का था। आप सर्च करके देखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो अगर आप इन्फिनिटी एकेडमी में देखोगे, दी इन्फिनिटी एकेडमी है और एक इन्फिनिटी एकेडमी है, वहाँ आप सर्च करना महाजन को AE वैकेंसी, तो उसको मैं पढ़ाया हूँ, यूट्यूब में भी वीडियो कुछ होगा, ठीक है। तो वहाँ देखना बच्चे लोग ना
वहाँ भी सेम कंडीशन था, अधिकतर वो जॉब में थे, अधिकतर वो जॉब करते थे, पहले से ही कोई जेई वगैरह थे, कुछ थे, और वो ए का फॉर्म को अप्लाई किए थे। और जब मैं उस बैच को पढ़ा रहा था तो मुझे याद है कि मैं क्लास लेता था नाइट को, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा का क्लास लेता था, और अगर 10 बजे से स्टार्ट करता था तो बच्चा 1 बजे रात तक देखता था, 1 बजे रात तक मैं पढ़ाता था, है ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मुझे, क्योंकि देखो आप अगर लाइव आते हो ना, क्योंकि आप लोग भले फोर्स करते हो लाइव करिए लाइव करिए, और लाइव करने का चांस सिर्फ नाइट को ही मिलता है, क्योंकि दिन में आपका ड्यूटी रहता है, मॉर्निंग में हो नहीं पाता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है, ठीक है। ऊपर से अगर मॉर्निंग में सुबह उठ जाइएगा, आपको काम भी करना है, आपको नींद भी लेना है, और नाइट में आप आ नहीं रहे हो, तो जिसके वजह से टीचर को भी मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना तब मुझे याद रहेगा कि कोई बच्चा देख नहीं रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कुछ भी पढ़ाओ, आराम से समझा समझा के। लेकिन लाइव जब आता तो लाइव बच्चे को देखता है, क्योंकि लाइव में क्यों पढ़ा रहा हूँ, लाइव आप लोग की, लेकिन आप लोग आते नहीं, वेट करते हैं कि आएगा बच्चा, आएगा बच्चा, आता नहीं है, तो फिर वो सही नहीं लगता है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, और कुछ क्लास देखूंगा, कुछ क्लास और मैं लाइव देखूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट करूंगा। और उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बहुत बच्चा मैं बाद में देखता है ना, बहुत बच्चा हो सकता है 10 दिन बाद देखता है, तो मैं 10 दिन और या 5 दिन और मैं लिखूंगा, और मैं देखूंगा कि आप लोग लाइव आ रहे हो कि नहीं, ताकि सब बच्चा तक मैसेज पहुंच जाए, एटलीस्ट सारे बच्चा तक मैसेज पहुंच जाए कि हाँ सर ये बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अधिकतर बच्चा तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद मैं स्टार्ट क्या करूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका रिकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप उस समय पे ये चीज़ डिमांड करिएगा ना कि सर लाइव करवा दीजिए, तो फिर भूल जाओ डियर, फिर मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग आ ही नहीं रहे हो ना, फ़ायदा नहीं है। या फिर आप देखोगे फिर से लाइव अगर होगा तो मैं पहले बोलूँगा कि एक बच्चा से बिल्कुल नहीं होता है, कि देखो अभी 5-6 बच्चे लाइव बोलते हैं, अभी तो वो भी नहीं आ रहे हैं। जो बच्चा लाइव बोलता है चैट में, वो बच्चा तो कोई नहीं मुझे दिख रहा है। अब बताओ ये क्या सही चीज़ है, बताइए, बिल्कुल नहीं सही चीज़ है। 12 बजे अगर सर पढ़ा रहे हैं आपको रात को, तो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डीजल देखेंगे, डीजल और ड्यूअल देखेंगे कल। मुझे लगा था कि आज डीजल भी पढ़ा देंगे और डुअल भी पढ़ा देंगे, इसलिए मैं पूरा नोट्स को प्रिपेयर करके लाया था इतना, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इतना ही क्लास को रखते हैं। बताइए यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है नेगी तो आप बताइए मुझे, या फिर अगर नहीं कोई दिक्कत है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखो आपको लगेगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर आईसी इंजन, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब चीज़ आपको नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये कहाँ से है सब रिलेशन नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ध्यान रखना क्या, ये आपको ध्यान रखना है, और उसका डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या कि बस ये स्वेप्ट वॉल्यूम, और थोड़ा सा ये अगर याद रखोगे, याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मेन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ तक, ये पूरा साइकिल समझना, सारा का सारा साइकिल समझना, किसमें हीट एडिशन और किसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है, कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो समझना, ग्राफ समझना, पीवीटी के डायग्राम समझना अच्छी तरह से, और समझने के बाद हीट एडिशन किसमें किया जाए, रिजेक्शन किसमें किया जाता है, और इफिशियंसी जो है, फाइनल आपका इफिशियंसी क्या निकला, बस ये। बाकी ये सब चीज भी कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये भी कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। समझ है मेरी बात की नहीं। इससे पहले भी जो मैंने बताया था इरेक्शन तक तो ठीक है, तो बहुत ही ईजी था। सेम चीज अगर मैं डीजल में बात करूंगा तो डीजल में भी अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, ये थोड़ा सा है कि इसमें एफिशिएंसी पे कौन डिपेंड करता है, फंक्शन किसका होता है, बस, और कंप्रेशन से हम लोग क्यों कम लेते हैं, बस इतना ही। इसके बाद करेंगे अगर डीजल का, तो डीजल में आपको बता दो कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये प्रोसेस कितने हो रहा है, हीट एडिशन किसमें, रिजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीटी डायग्राम का, कौन सा प्रोसेस किसमें हो रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर हीट रिजेक्शन, हीट आपका मतलब आपका सप्लाई और हीट रिजेक्शन किसमें हो रहा है वो जानना है, और डायरेक्ट इफिशिएंसी कितना निकलेगा वो जानना है, जैसे इफिशिएंसी जो फाइनल निकलेगा ये वाला डीएल, बस ये जानना है। तो बाकी बीच में और क्या जाना, बाकी ये सब चीज कहीं काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। हाँ, ये कट ऑफ रेशियो जो होता है वो जान लेना है, कंप्रेशन रेशियो वो जान लेना है, प्रेशर रेशियो वो जान लेना है, ये सब आपको समझाने के लिए है, ये सब आपको समझाने के लिए, कहीं नहीं काम आएगा। लास्ट में काम आएगा कि इसका एफिशिएंसी जो है वो किस में डिक्रीज करने से कट ऑफ रेशियो पे बढ़ता घटता है, ठीक है, कि क्यों होता वो आपको जानना है। समझिए मेरी बात की नहीं। सेम डुअल साइकिल का सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, किसमें हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कब करें वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझना है। इसके बाद ये सभी चीज आपको समझना नहीं, मेन आपको समझना क्या कुछ नहीं है, आपको समझना डुअल का एफिशिएंसी क्या आता है ये समझना है, ठीक है। बाकी कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, प्रेशर रेशियो तीनों जो होगा ये समझना है, क्योंकि ये सभी आपको पूछा जाएगा। बाकी ये चीज क्यों बताया जाता है, आपको समझाने के लिए, ताकि टफ ना लगे कैसे निकला वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट ऑन, इसलिए बताया जाता है। तो आपको लग रहा बहुत टफ है तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कि उससे क्या होगा, कनेक्ट कर पाएगा आप थ्योरी को और कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाइएगा। क्लियर, चलिए सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय डियर स्टूडेंट।